हेलो दोस्तों, आपका अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म ए टू एस एकेडमी पे हम आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज देखिए, हम लोग हमारा जो सब्जेक्ट है वो तो फिजिक्स है और मैं 11th और 12th हिंदी मीडियम की फिजिक्स आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले आज मैं एक छोटा सा टॉपिक लेकर के 12th क्लास का ही लेके आया हूँ और उस टॉपिक का नाम है, जैसे आपका पहला चैप्टर ही है ये। पहला चैप्टर क्या है? वैद्युत आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र है। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये क्लास 12th का पहला चैप्टर है। समझ में आया कि नहीं आया? तो बेटा आज हम लोग आज शुरुआत करते हैं कि ये वैद्युत आवेश क्या है, और जब वैद्युत आवेश समझ में आएगा तो उसके बाद लिखा हुआ है वैद्युत क्षेत्र। अभी थोड़ा से प्रॉब्लम भी है कि मैं डिजिटल बोर्ड पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही थोड़ा सहयोग करिएगा, वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हमारा क्या है? वैद्युत आवेश, ठीक है। तो ये वैद्युत आवेश क्या है? अगर कोई पूछे कि बताइए वैद्युत आवेश क्या है, ठीक है। आपसे अगर पूछा गया बेटा ये बताओ कि वैद्युत आवेश से आप क्या समझते हैं, या वैद्युत आवेश को परिभाषित कीजिए, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो अगर आपसे एकदम जनरली एकदम जवाब देना है, क्योंकि ये साइंस की लैंग्वेज में जब घुसोगे तो वहाँ पे उसकी डेफिनेशन पूरी तरीके से अलग लिखी है, लेकिन अगर सामान्य भाषा में बताना है तो सीधा बोलो, आवेश एक प्रकार का गुण है। सीधा सा बोलना है, आवेश किसी भी वस्तु का एक प्रकार का क्या है? गुण है। ये गुण उत्पन्न कैसे होता है? जैसे किसी के अंदर जो गुण होते हैं वो कैसे उत्पन्न होते हैं? हम कहते हैं ना कि फलाना व्यक्ति ईमानदार है, वो बेईमान है, उसके अंदर ये चीज़ें आती कैसे हैं? कहीं ना कहीं हमें उसके लिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी वर्क करना पड़ता है, तब उस गुण से हम परिचित होते हैं। वैसे ये वैद्युत आवेश है। ये वैद्युत आवेश कैसे क्रिएट होता है, वैद्युत आवेश कैसे बनता है, ये गुण किसी वस्तु में कैसे आता है, हम लोग आज इसी पे डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में? अब रही ये गुण कैसे बनता है, इसको डिफाइन कैसे किया गया। बेटा ये एक दिन की बात नहीं है कि एक दिन की बात है, ये आज से 2500 साल पहले की बात है। ये एक दिन में नहीं आ गया कि ये आपको पूरा बढ़िया मैटर एक दिन में मिल गया। आज से 2500 साल पहले, समझ में आया? 2500 साल पहले सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था थेल्स। क्या नाम था बेटा? थेल्स। तो थेल्स ने केवल एक छोटी सी परिकल्पना की थी, बहुत छोटी परिकल्पना की थी। उन्होंने क्या किया था कि एक बिल्ली की खाल को लिया और उसको रगड़ दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बिल्ली की खाल को आबनूस से रगड़ा, और उसके बाद रगड़ने के बाद उनके दिमाग में आया कहीं ना कहीं इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गुण उत्पन्न हो रहा है। अब रगड़ने के बाद ये देखने को मिला कि वो छोटे छोटे कणों को अपनी तरफ खींच रहा था। लेकिन थेल्स से जब पूछा गया कि बताइए ऐसा क्यों हो रहा है, तो वो किस वजह से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, ये बताने में जो थेल्स थे वो असफल हो गए। ध्यान रखना, जो थेल्स थे ये बताने में बिल्कुल असफल थे कि क्यों आकर्षित कर रहा है या क्यों प्रतिकर्षित कर रहा है। बेटा 2500 साल पहले की बात है। उसके बाद 2000 साल बीत गए, इस वैद्युत आवेश पर कोई भी कार्य करने वाला पैदा नहीं हुआ। 2000 साल के बाद जो साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं विलियम गिलबर्ट। कौन आते हैं? विलियम गिलबर्ट। कंफर्म हो गया? अब विलियम गिलबर्ट जब आते हैं तो उन्होंने थेल्स को थोड़ा बहुत पढ़ा, और थेल्स को पढ़ने के बाद उन्होंने जो प्रयोग किया था, इन्होंने अपना प्रयोग प्रारंभ किया। अब अपने प्रयोग में इन्होंने क्या किया था बेटा? बिल्ली की खाल और आबनूस की छड़ को रगड़ा। समझ में आया? इन्होंने क्या किया कि अदर चीज़ों को, कांच की छड़ ले लिया, समझ में आया, और कहीं ना कहीं उसको भी रगड़ना शुरू किया। तो इन्होंने कहा कि अगर दो के बीच में, अगर दो वस्तुओं को आपस में रगड़े तो उनके बीच ही विशेष गुण उत्पन्न होता है। कंफर्म हो गया? तो क्या हुआ बेटा कि कहीं ना कहीं ये भी बताने में बिल्कुल असफल थे कि चीज़ें क्यों आकर्षित करती हैं, क्यों प्रतिकर्षित करती हैं। वो तो दिखाए इन्होंने, भाई इनका केवल एक चीज़ था, बिल्ली की खाल और आबनूस। इन्होंने कई सारी चीज़ों पर, इन्होंने कांच की छड़ को बाल से रगड़ा, बात समझ में आई, पेन को भी बाल से रगड़ा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने काफ़ी चीज़ों पे देखा और उनको पता चला कि हाँ कहीं ना कहीं ये एक्सपेरिमेंट सही है। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा था, ये बात चर्चा का विषय बनी रही, काफ़ी दिनों तक चलता रहा, ठीक है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, इन्होंने थेल्स को पढ़ा, विलियम गिलबर्ट को पढ़ा, उसके बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन आए, और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या किया कि ये बताया कि कहीं ना कहीं जब दो चीज़ों को हम रगड़ते हैं तो उनके बीच घर्षण की वजह से ये गुण उत्पन्न होता है। बात समझ में ना? तो इन्होंने जब, लेकिन इनसे पूछा गया कि ये पहले बताइए कि चीज़ें कब आकर्षित होंगी और कब प्रतिकर्षित होंगी। दिक्कत तो इस बात की आ गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन भी थोड़े दिन बताने में ये असमर्थ रहे, लेकिन उसी समय फिजिक्स की दुनिया में जब एंट्री होती है किसकी? इलेक्ट्रॉन की। बेटा 1897 में
1897 में रदरफोर्ड जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को खोज देते हैं। तो ये जिस वजह से इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे, ये आकर के इनका पूरा डाउट दूर कर देता है। बात समझ में आई? 1897 में रदरफोर्ड ने जिस तरीके से इलेक्ट्रॉन को बताया और उसकी थ्योरी को बताया कि ये कहीं ना कहीं परमाणु के अंदर होता है। भाई डाल्टन थे, 1802 में डाल्टन ने काम किया, ठीक है। 1802 में डाल्टन ये बताएं कि ऐसा दुनिया में सबसे छोटा कौन है? परमाणु है। समझ में आया? इनकी ये थ्योरी थी कि सबसे छोटा कौन है? परमाणु है। 95 साल गलत चीज़ें पढ़ते रहे लोग। 95 साल बाद ये आए कौन? रदरफोर्ड, और इन्होंने सॉरी जे टॉमसन, और जे टॉमसन उन्होंने कहा नहीं कि परमाणु के अंदर क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रॉन होता है। और जब इलेक्ट्रॉन मिल गया, समझ में आया, तो जो वैद्युत आप लोग पढ़ते हो ना, वैद्युत क्षेत्र, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा? इलेक्ट्रिक चार्ज। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज। कंफर्म हो गया? तो आवेश की व्याख्या इस इलेक्ट्रॉन थ्योरी से करने में बहुत ही सहायता मिली, क्योंकि घर्षण से इसकी व्याख्या बेंजामिन फ्रैंकलिन भी सही नहीं कर पा रहे थे। बस वो क्या हुआ था कि कहीं ना कहीं ये बता दे रहे थे कि हाँ इस पे कैसा कैसा चार्ज होगा, हाँ। लेकिन जैसे हम पढ़ते हैं ना, आवेश, आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। समझ में आया? एक होता है बेटा हमारा धनात्मक आवेश और एक क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। तो इसका नामकरण करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन सफल रहे। समझ में आया कि नहीं आया? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? इसका नामकरण करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन क्या रहे बेटा? एकदम बढ़िया पूरी तरीके से उन्होंने बताया कि एक होता है हमारा धनात्मक आवेश और एक होता है ऋणात्मक आवेश। समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन थ्योरी आई तो इसकी इस हेल्प से जो है क्या किया, इन्होंने अपना पूरा सिस्टम बताया कि कैसे कैसे आवेश होता है और कैसे एक दूसरे को आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है। बातें समझ में आई कि नहीं आई? कोई डाउट तो नहीं है? कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग तुरंत कमेंट करिएगा, और उसका पूरा का पूरा जो डाउट होगा हम आपको जरूर बताएंगे। यहाँ तक चीज़ें कन्फर्म हो गई बेटा? देखो, बेंजामिन फ्रैंकलिन से जब इन्होंने बताया पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनता है, अब आवेश आया कैसे, इसको समझो। कंफर्म हो गया कि जो आवेश है वो कैसे आया? ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं, अच्छे समझना, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है। बात समझना, जब हम दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो उनके बीच एक विशेष गुण उत्पन्न हो जाता है, और उसी गुण को हम क्या बोलते हैं बेटा? आवेश बोलते हैं। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? उसी विशेष गुण का नाम हम क्या देते हैं? आवेश। अब अगर हम दो वस्तु को आपस में रगड़ेंगे तो आओ इसके अंदर चले क्या होता है। जैसा कि आज का जो आधुनिक मॉडल है उसमें हम लोग ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी चीज़ें हैं, जितने भी पदार्थ हैं दुनिया में, सब किससे मिलके बने हैं बेटा? किससे मिलके बने हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो यहाँ से एक चीज़ कंफर्म हो गई कि इस दुनिया में सब के अंदर कौन है? इलेक्ट्रॉन है। मैं कई बार ये चीज़ आप लोगों को बताया भी हूँ। जिन लोगों ने, कहने का मतलब है कंटिन्यू, जो बच्चे हमारे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं उनको भी, उनके सामने मैंने चर्चा की थी कि बाबा लोग अक्सर प्रवचन देते रहते हैं ना कि बेटा कण कण में कौन है? भगवान है। वो हम लोगों को बताते रहते हैं कण कण में भगवान है। नहीं, कण कण में इलेक्ट्रॉन है। आज के बाद याद रखना, कण कण में कौन है? इलेक्ट्रॉन है। कंफर्म हो गया? और उसके बाद में वो कहेंगे जो भगवान, उनकी 3 श्रेणी है, ब्रह्मा विष्णु महेश। तुम भी कह दो, हमारे पास भी 3 है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यही मिलकर सृष्टि का निर्माण करते हैं। हम भी जानते हैं कि दुनिया में कोई ऐसा पदार्थ नहीं होगा जिसके अंदर ये ना पाए जाएं। का ये 100% श्योर है। तो इलेक्ट्रॉन सबके अंदर है। अब इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या थी? हमको बताया गया कि नाभिक में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन स्थिर होते हैं। हम लोग को ये तो बताया गया। अभी आज पूरी केवल कहानी सुन लो आवेश की, क्योंकि जब अभी जो टॉपिक शुरू करेंगे तो उसमें और मजा आएगा। समझ में? हम लोग को ये बताया गया बेटा कि क्या कहते हैं, नाभिक में न्यूट्रॉन और क्या होते हैं? प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। बाहरी कक्षा में क्या करते रहते हैं? वो घूमते रहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्या होगा कि भाई इलेक्ट्रॉन चुपचाप अपनी कक्षा में घूम रहा है। सिंपल सा समझना, इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा में चुपचाप घूम रहा है, और भाई तुम दो वस्तु को आपस में रगड़ना शुरू किए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। मतलब कि अब आवेश को थोड़ा से डिफाइन करना और इजी हो गया। कैसे, उसको समझते हैं। देखो ध्यान से भाई, रगड़ने पर 2 चीज़ें होंगी। कंफर्म हो गया? जब किसी चीज़ को हम रगड़ेंगे तो उसमें से 2 कंडीशन होंगी। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? देखो ध्यान से, कंफर्म हो गया? देखो, जब इसको रगड़ेंगे तो यहाँ से 2 चीज़ें आएंगी। चलिए देखो बच्चों, यहाँ मैंने कहा कि जब हम 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, ध्यान रखो, 2 वस्तुओं को रगड़ते हैं, 2 वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं। इस बात को ध्यान रखना भैया, आपस में रगड़ते हैं।
रगड़ते हैं तो उनके बीच एक विशेष गुण उत्पन्न होता है। तो उनके बीच एक विशेष गुण उत्पन्न होता है, एक विशेष गुण उत्पन्न होता है जिसे हमने क्या नाम दिया बेटा, जिसे हमने क्या नाम दिया, आवेश दे दिया। काम कंफर्म हुआ कि नहीं हुआ? जिसका नाम हमने क्या रख दिया, आवेश। हमने कहा जब रगड़ते हैं तो ये गुण उत्पन्न होता है, और रगड़ने के बाद आप जानते हो कि जब दो को आपस में रगड़ेंगे तो 100% श्योर है कि उनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों में डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। कंफर्म है? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? आगे देखो ध्यान से, रगड़ने के बाद यहाँ से अगर देखा जाए, यहाँ से कह सकते हैं रगड़ने के बाद दो प्रक्रिया होना एकदम संभव है। रगड़ने के बाद क्या होगा, ठीक है, उसको समझते हैं। यहाँ पे रगड़ने के बाद देखो, पहली चीज तो या भाई दो को रगड़ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन डिस्टर्बेंस होंगे, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम होगा वो जिसके पास ज़्यादा होगा उससे ट्रांसफर कर जाएगा। समझ में आया? तो दो चीज़ें होती हैं बेटा, एक होता है इलेक्ट्रॉन का आगमन। रगड़ने के बाद दो प्रोसेस है, इलेक्ट्रॉन का आगमन, समझना। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का आगमन, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉन का आगमन होगा, ठीक है ना, कंफर्म हो गया। और या तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन का गमन होगा। अच्छे समझ लो, या तो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, गमन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब इलेक्ट्रॉन अगर आएगा, समझ में आया, अगर इलेक्ट्रॉन आया तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका मतलब क्या है बताओ भाई, किसी दूसरे से आ रहा है, तुम्हारे ऊपर क्या आ रहा है, माइनस ही तो होगा ना कहीं फिर अगर इलेक्ट्रॉन का आगमन होता है तो उसे बोल देते हैं हम लोग ऋणात्मक आवेश। क्या बोल देते हैं, उस पर क्या आएगा बेटा, ऋणात्मक आवेश आ जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना, कंफर्म हो गया। और इलेक्ट्रॉन का गमन मतलब इलेक्ट्रॉन गया तो वो कैसा आवेश बनाएगा बेटा, धनात्मक आवेश बनाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से अच्छे से समझते रहो। यहाँ तक कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पे हमें दो आवेश पढ़ने को मिल गए, एक हो गया बेटा ऋणात्मक आवेश और एक क्या हो गया बेटा, धनात्मक आवेश। कंफर्म हो गया। इसको हम एक बोलते हैं भाई नेगेटिव चार्ज और एक को क्या बोलते हैं बेटा, पॉजिटिव चार्ज बोलते हैं। अब यही चार्ज जो होगा, समझ में आया कि नहीं आया, पूरी की पूरी फिजिक्स में तांडव करेगा। इसको समझना ध्यान से, है बात केवल आवेश की। अब आवेश की स्थितियाँ पढ़ने को मिलेगी बेटा, देखो ध्यान से। जैसे इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जब हम पढ़ते हैं इसको, मैंने कहा ना वैद्युत क्षेत्र जो है किस में आता है, सबसे पहली चीज़ है आप ध्यान दो, इसको बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कंफर्म हो गया। और हिंदी में बोलते हो वैद्युतिकी, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, वैद्युतिकी बोलते हैं। अब इधर देखो ध्यान से, इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करके अगर लिखें हम, एक तो लिख सकते हैं इलेक्ट्रो और प्लस दूसरा क्या लिख सकते हैं, स्टैटिक्स। अच्छे समझना, इलेक्ट्रो क्या बताएगा, अभी तक मैंने जिसकी चर्चा की, इलेक्ट्रो क्या है बेटा, इसी को हम कह सकते हैं चार्ज। क्या कह सकते हैं, चार्ज कह सकते हैं। लेकिन और मजाक करते हैं थोड़ा से, इलेक्ट्रो मीन्स बेटा लेंगे इलेक्ट्रॉन, ध्यान रखना हम यहाँ इलेक्ट्रो मीन्स क्या लेंगे, इलेक्ट्रॉन। कंफर्म हो गया। और स्टैटिक्स मीन्स क्या लेंगे, एट रेस्ट। समझते रहना ध्यान से, कंफर्म हो गया। स्टैटिक्स मीन्स क्या होगा, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब होता है विराम। क्या होता है बेटा, विराम, ठीक है ना। विराम, कंफर्म हो गया। तो हम क्या कहेंगे कि द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजिशन, कह सकते हैं ना, द एक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट पोजिशन इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कंफर्म होगा कि नहीं हो गया? यानी कि एक स्थिर अवस्था में इलेक्ट्रॉन की क्या एक्टिविटी है, उसकी क्या क्रियाविधि है, उसका जो अध्ययन करेंगे बेटा, किस में करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में करेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है? बातें कंफर्म हो रही है कि नहीं हो रही है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? आगे देखो ध्यान से। अब यही चीज़ देखो, मैंने कहा ना, इलेक्ट्रॉन को हम एक एजम्पशन करेंगे, ये हमारा एक है बेटा चार्ज। अभी हम आपको चार्ज पढ़ाएंगे, भी चार्ज की बहुत बड़ी कहानी बची है, ध्यान रखना। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? तो जो चार्ज होगा, इसके हम तीन चीज़ें पढ़ेंगे। पहली चीज़ तो ध्यान रखना, अभी तो चार्ज का गुणधर्म है, बस समझ लो कि इसमें करना क्या हम लोगों को। सबसे पहली चीज़ तो कंडीशन है क्या, एट रेस्ट की। पहली कंडीशन क्या है भैया, एट रेस्ट। एट रेस्ट का मतलब कह सकते हो विरामावस्था। क्या कह सकते हो,
विरामावस्था। समझ में आया कि नहीं आया? अगला क्या कह सकते हो? इन मोशन, मतलब कह सकते हैं गतिज अवस्था। क्या कह सकते हैं बेटा? गतिज अवस्था। समझ में आया? और एक लास्ट होता है जब चार्ज हमारा त्वरित होता है। ध्यान रखना, त्वरित का मतलब समझते हो कि नहीं? गतिज अवस्था में दो चीज़ें आएंगी, यहीं से अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो एक होगा भैया जहां हमारा चार्ज क्या होगा, एक समान वेग से गति करेगा, और जब त्वरित होगा तो वहां क्या होगा, असमान से करेगा। इस चीज़ को आप लोग थोड़ा से ध्यान रखना। किससे करेगा बेटा? असमान से करेगा। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक चीज़ें कन्फर्म हो गई कि नहीं हो गई? कोई इसमें कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो जब तक एट रेस्ट में रहेगा तब तक तो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तीन चीज़ें हैं। अगर ये एट रेस्ट में है तो केवल एक चीज़ बनाएगा जिसको बोलते हैं बेटा वैद्युत क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई, क्या बोलते हैं बेटा? वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। अगर ये कहीं गतिमान हो गया तो ये दो चीज़ें जनरेट करना शुरू करेगा। वैद्युत के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र बनाएगा। ध्यान रखना, क्या बनाएगा बेटा? वैद्युत के साथ साथ क्या बनाएगा? ये कंफर्म हो गया ना? वैद्युत प्लस चुंबकीय क्षेत्र। अब इसकी कहानी अलग होगी। कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? वैद्युत के साथ साथ क्या बनाएगा? ये चुंबकीय बनाएगा। कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट तो नहीं है ना भैया? तो अगर मैंने कहा ना कि इसकी तीन स्थितियां पढ़नी हम लोगों को, एक पढ़ना है कि इसमें एट रेस्ट मतलब विरामावस्था में, एक गतिज अवस्था में, और एक तब जब इलेक्ट्रॉन हमारा त्वरित होगा। इलेक्ट्रॉन त्वरित होगा तो उसी को अपने साथ साथ क्या बनाएगा? वो हमारा क्या बनाएगा? कंफर्म हो गया कि नहीं हो गया? हमारे साथ क्या बनाएगा? बोलो भाई। मैंने कहा ना कि एक वैद्युत क्षेत्र बना रहा है, एक चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। जब त्वरित कर देंगे तो वेव बनाना शुरू करेगा। क्या बनाएगा? वेव, तरंग बनाएगा, जिसे बोलेंगे विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या बोलेंगे बेटा? विद्युत चुंबकीय तरंग। तो अगर आपको वीडियो ऐसे पसंद आए और जो है क्या कहते हैं अच्छा लगा हो सुनने में कहानी, ठीक है, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो जो हमारा चैनल A2S एकेडमी है। ठीक है, कई सारे लोग बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा मिल चुका है, इस पर हम लोग खूब अच्छे से काम करेंगे। ठीक है, आप लोग भी सहयोग करो। धन्यवाद, जय हिंद।